एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ रैपिड रिवीजन क्लास 10 का चैप्टर कौन सा है, अवर एनवायरनमेंट। तो हम इसका क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे, एक पेज से करेंगे। ये देखो, हम पूरा का पूरा 1 पेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रैपिड रिवीजन होगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट हम अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है, अवर एनवायरनमेंट, की क्लास 10th का है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है इकोसिस्टम से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है सारी की सारी जो स्पीशीज होती है इंटरेक्ट करती है। ठीक है, एक एरिया है जहां पर सारी की सारी स्पीशीज क्या करी, इंटरेक्ट करी है, किसके साथ, नॉन लिविंग चीजों के साथ, हमारे एनवायरनमेंट में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया। देखो, जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करे एक एरिया में, ठीक है, किसके साथ, नॉन लिविंग चीजों के साथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब देखो, जो इकोसिस्टम है उसके हमारे पास क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली फॉर्म हुआ हो, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये अपने से फॉर्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जो चीज इंसानों ने खुद बनाई है, ह्यूमन मेड है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल में क्या क्या ले सकते हैं, इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, जैसे कि जो फसल हो गई, गेहूं की, चावल की, जिसकी भी हो, किसी भी चीज की, तो वो इंसानों ने खुद बनाई। तो वो क्या हो जाएगा, इको सिस्टम तो है, लेकिन कैसा, आर्टिफिशियल है। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमंस ने खुद से बनाया है। तो नेचुरल इकोसिस्टम हम उसको बोलते हैं जो कि इंसानों ने नहीं बनाया है, वो नेचुरली फॉर्म है, यानी कि वो नेचुरली हमें मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह। आर्टिफिशियल की बात करें जो ह्यूमंस ने बनाया, जैसे कि क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, इन सब चीजों को हम बोल सकते हैं, या फिर स्पेस क्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो जो नेचुरल होता है उसमें अगर हम देखें तो उसमें हम टेरेस्ट्रियल भी देखेंगे, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल देखेंगे, और हम देखेंगे इक्वेटिक। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल है इसका क्या मतलब है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जमीन की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है। तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेगा। देखो, क्योंकि हम लैंड की बात करें, जो फॉरेस्ट है और ग्रास लैंड है ये नेचुरल तो है, लेकिन ये लैंड पर आपको मिल रहा है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन ये आपको कहां पर मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल है तो लैंड पर मिल रहा है। अब बात करते हैं इक्वेटिक की। तो इक्वेटिक का एग्जाम्पल क्या है, इक्वेटिक का एग्जाम्पल है पॉन्ड, लेक, ओशन। जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी नेचुरल के अंदर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो पॉन्ड है, लेक्स है, ये ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिकली नेचुरल है, ये नेचर की चीज है। ठीक है, इंसानों ने इसे खुद से नहीं बनाया। तो जो नेचुरल चीज है, अगर हम लैंड की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, और अगर हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तब हम इक्वेटिक बोलेंगे। और ये सबके जो ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, और इक्वेटिक का एग्जाम्पल, ये सब किसके अंडर में आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के अंडर में आ रहे हैं। आर्टिफिशियल क्या, आर्टिफिशियल जो वो इंसानों ने बनाया, जैसे कि क्रॉप फील्ड, किसी की भी फील्ड हो सकती है, क्रॉप फील्ड जैसे कि गेहूं, चावल, कुछ भी, गार्डन, एक्वेरियम, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे, आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाई है। अब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, साथ में बोलिए, बायोटिक और एबायोटिक। ये क्या है, ये कंपोनेंट है। जो बायोटिक होता है उसका मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स वगैरह भी। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, एबायोटिक, यानी कि नॉन लिविंग, जो चीज जीवित नहीं है। जैसे कि फिजिकल फैक्टर आ सकते हैं इसमें, फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप यहां पे चाहो तो माइक्रोब्स भी ऐड कर सकते हो। समझ में आया, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम मतलब होता है स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग चीजों के साथ में। इसके टाइप्स 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो इंसानों ने खुद से नहीं बनाए, और आर्टिफिशियल मतलब जो इंसानों ने खुद बनाए हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब हम लैंड की बात करें, एक्वेटिक मतलब हम वाटर की बात करें। कंपोनेंट्स 2 है, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक मतलब जहां पर जीवित चीजें हो, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। एबायोटिक मतलब जहां पर ऐसी चीजें हो जो जीवित ही ना हो। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल। समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम आगे चलेंगे, और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है कि ग्रास है, ये डियर है, ये लॉयन है, ये क्या है, ये है फूड चेन। ये क्या है, ये है फूड चेन, फूड चेन। ये ग्रास है हमारे पास, ग्रास के बाद ये डियर है और ये लॉयन है। यानी कि जो ग्रास है उसको कौन खाएगा, डियर, और फिर डियर को कौन खाएगा, लॉयन। तो इस तरीके से ये हमारी फूड चेन बन रही है। अब हम बात करेंगे फूड वेब की। तो फूड वेब जो होता है वो क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ फूड चेन। अगर एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए कि जो फूड वेब है वो क्या होता है, वो होता है ग्रुप ऑफ
फूड चेन, यानी कि बहुत सारी अगर फूड चेन आ जाए तो क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा। आपको साइड में इमेज में भी मैं दिखा रही हूं कि जो फूड वेब होता है वो कैसा होता है, दिखा आप लोग को। फूड वेब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फूड चेन। देख रहे हो किस तरीके से कितनी सारी जो चेन है वो एक साथ है डायग्राम में, है ना। ये सिर्फ एक ही चेन है, यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ फूड चेन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। फूड चेन क्या होता है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर टेकिंग पार्ट एट वेरियस लेवल, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। और ये आपको यहाँ पर जो दिखा है, यहाँ आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फूड वेब किसको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो फूड चेन है अगर उसका ग्रुप आपको देखने को मिले तो उसी को हम फूड वेब बोलते हैं। इमेज में आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स की। यहां पर जो ट्रॉपिक लेवल आपको देखने को मिल रहा है वो है प्रोड्यूसर, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो यहां पर कौन सा मेंशन है, प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। लास्ट आएगा टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये रहा, तो पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेम ऐसे ही हम इसको थर्ड बोलेंगे और इसको आप फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। समझ में आया, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, इसमें कौन आता है, इसमें आता है ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली प्लांट्स वगैरह आते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक आते हैं, जो अपना खाना खुद से बना पाए, तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह आते हैं। उसमें आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, यानी इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर खाएंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर में आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो किसको खाते हैं, जो खाते हैं प्लांट्स वगैरह को, ऑटोट्रॉफिक को खाते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स वगैरह आएंगे, और यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे हर्बीवोर्स वगैरह, और सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा कौन, स्मॉल कार्निवोर्स। ठीक है, और टर्शरी कंज्यूमर्स में आएगा लार्ज कार्निवोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर में जो करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, तो अच्छे से सुनना। फ्लो ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो क्या है। यहां पर हम लिखेंगे ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है सन, ये हमारे पास है सन। ये हमारे पास ग्रीन प्लांट है, देखो इस लाइन का मतलब क्या है जो यहां पर लिखी हुई है, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास, ये क्या करेंगे, ये सनलाइट से 1% एनर्जी को कैप्चर करेंगे। कितनी, 1%, यानी कि हमारे पास है सनलाइट और ये है हमारे पास ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो कितने परसेंट सनलाइट लेंगे ग्रीन प्लांट्स, 1% लेंगे। समझ में आई बात, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर जो भी प्रोड्यूसर है वो कितना लेगा, 1% लेगा क्या, सनलाइट की एनर्जी। इसलिए लिखा है ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है 10% लॉ। अबे 10% लॉ क्या है, इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास एक प्लांट होगा। ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा डियर यानी कि हिरण, और फिर हमें मिलेगा शेर, लॉयन।
जो प्लांट है उसके पास एनर्जी है, सपोज करते हैं कि प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो डियर के पास कितनी एनर्जी होगी, जो डियर है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, उसके पास होगी 100 जूल, और जो लॉयन है उसके पास 10 जूल होगी। ये हमें कैसे पता चला, हमें ये पता चला 10% लॉ के हिसाब से। जो एनर्जी होती है ना वो 10% ही पास होती है, यानी कि प्लांट में जितनी एनर्जी होगी उसके पास, उसका सिर्फ 10% ही डियर के पास जाएगा, और इसके पास जो एनर्जी होगी उसका वो 10% ही आगे जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसके पास जाएगा। यानी कि जिसके पास जितनी एनर्जी है आगे जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी। तो यहाँ पर 1000 का 10% होता है 100, 100 का 10% होता है 10। तो इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। यह है प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, इस चीज को और भी बेस्ट वे में मैं समझाती हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो एनर्जी है वो 1000 जूल है, ये हमारे पास होल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी है, यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी हमारे पास 1000 जूल है। जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर 1000 हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे 1000 ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हर बार 1% होगा, ठीक है। और 10% लॉ का मतलब है कि 10% ही नेक्स्ट जो लेवल होगा टॉपिक लेवल होगा उसमें जाएगा। अब हमारे पास जो होल एनर्जी है, पूरी की पूरी एनर्जी टोटल एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। 10% लॉ के अकॉर्डिंगली 10% क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1000 जूल, तो 1000 जूल का 10% क्या होता है, वो होता है 100। तो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी आ जाएगी। ये क्या होगी, ये ट्रांसफर होगी, ये एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो चुकी है वो किस किस चीज में लॉस हुई है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है वो लॉस हुई है तो किस किस चीज में हुई है। तो एज हीट टू द एनवायरमेंट, उसके बाद डाइजेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, बहुत सारी चीजों में लॉस हुई होगी एनर्जी। यानी कि हमारे पास जो पूरी पूरी एनर्जी होती है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक ये जिसमें कि एनर्जी जो होती है वो खुद यूज कर लेता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद यूज कर लेता है, और 10% होती है ट्रांसफर करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर प्लांट और उसके पास कोई एनर्जी है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 1000 जूल ली है, तो इसने क्या किया होगा, कुछ एनर्जी को इसने हीट के फॉर्म में निकाला होगा एनवायरमेंट में, कुछ डाइजेशन में यूज कर लिया, कुछ ग्रोथ में, कुछ रिप्रोडक्शन में। उसके बाद जो 10% एनर्जी होगी वो डियर में पास करेगा। फिर सेम डियर क्या करेगा, इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, किस चीज में, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में चली जाएगी, डाइजेशन करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और 10% एनर्जी लॉइन में चली जाएगी। यानी कि 10% ही एनर्जी जो होती है वो पास होती है। ओके, जो फूड चेन होती है, अब थर्ड चीज जो हमें समझनी है, फूड चेन। उसमें ज्यादातर आप देखोगे 3 से 4 स्टेप ही होते हैं, या तो आपको 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, बहुत सारे स्टेप्स नहीं होते फूड चेन में। जैसे कि आपने यहाँ पर जो देखी थी फूड चेन, इसमें 3 स्टेप है, ठीक है। एक 1 2 3 हो सकता है और भी हो आगे, लेकिन कितना हो सकता है, 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, बहुत लंबी फूड चेन नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट चीज हमें, अभी मैं इस पॉइंट को फिर से समझाऊंगी और भी अच्छे तरीके से। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये चीज तो बिल्कुल याद कर लो कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसे यूनिडायरेक्शनल है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल लर्न कर लो कैसा है यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा यूनिडायरेक्शनल। अब मैं आप लोगों को आपकी बुक से मिलवाने वाली हूं, और वो ये है, यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, द ग्रीन प्लांट्स इन आ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 1% एनर्जी ही कैप्चर करते हैं सनलाइट के थ्रू, ठीक है। यही चीज हमने फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर समझी थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1% ही एनर्जी लेते हैं, 1% ही सनलाइट लेते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, यानी कि जो डियर है वो खा रहा है प्लांट को, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर किसको खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। जो एनर्जी है वो कैसे लॉस हो जाएगी, वो एनवायरमेंट में हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, उस कुछ एनर्जी क्या करेगी, डाइजेशन भी करेगी, एंड इन डूइंग वर्क, कुछ काम करेगी, है ना, काम करने में खर्च होगी, एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ। और जो बाकी बची खुची एनर्जी है वो ग्रोथ में जाएगी, रिप्रोडक्शन में जाएगी। यानी कि जो एनर्जी वो कहाँ कहाँ जा रही है, एनवायरमेंट में लॉस हो रही है हीट के फॉर्म में, उसके बाद
बाद क्या हो रहा है कि डाइजेशन में यूज हो रही है, उसके बाद कुछ काम कर लिया, बाकी बची कुछ एनर्जी वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जाएगी। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो सिर्फ जो कंज्यूमर के पास जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो जाती है वो एनर्जी कितनी होती है, 10% ही होती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है। देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। यानी कि जो 10% होती है वही एक ऐसी एनर्जी है जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाती है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाती है। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाएगी, फिर ये वाली एनर्जी 10% जाएगी, लेकिन 10% यहाँ जाएगी, फिर 10% यहाँ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके जो एनर्जी वो 10% जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 10% जा रही है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 1000 थी, फिर 100 हो गई, फिर 10 हो गया। दैट इज सपोज यहाँ पे 1000 थी, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 जूल थी एनर्जी, तो ऊपर कितनी हो जाएगी, 10% जाएगा तो 100 जूल हो जाएगा, एक एक जीरो कम करते जाओ, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 1 जूल बचेगी। तो देख रहे हो ऊपर पहुंचते पहुंचते जो एनर्जी वो कितनी कम होते जा रही है, यानी कि जो टॉप लेवल है वहां पे एनर्जी काफी कम मिलेगी। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, बहुत कम एनर्जी मिलती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर को। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। जो फूड चेन होती है वो जनरली कितने स्टेप्स उसके में होते हैं, 3 और 4 स्टेप्स होते हैं। जो फूड चेन होती है उसमें जनरली 3 से 4 स्टेप्स होते हैं। क्यों होते हैं इसका रीजन भी लिखा है, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप, क्योंकि हर एक ईच स्टेप पे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो काफी सारी एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट that very little usable energy remains after 4 tropical levels। यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जब हम जाएंगे इसके ऊपर फिर उसके ऊपर, जिस तरीके से इसमें हम यहाँ गए, देख रहे हो ऊपर की तरफ पहुंचते पहुंचते कितनी कम एनर्जी बच गई। इसी वजह से हमारे पास जो फूड चेन होती है वो 3 होती है या तो 4 होती है, ठीक है। हमारे पास जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब हमें देखना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। Chemicals are not degradable. These get accumulated progressively at each tropic level। यानी कि जो केमिकल्स होते हैं वो नॉट डिग्रेडेबल होते हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपको मिलेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर यानी कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह आएंगे, ग्रीन प्लांट्स वगैरह आएंगे, यहाँ पर आपने उन्हें कोई फर्टिलाइजर दिया, कोई केमिकल दिया ग्रो करने के लिए, तो जब कोई प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा तो जो केमिकल फर्टिलाइजर जो प्लांट के अंदर था वो इसके अंदर भी जाएगा। फिर मान लो जो केमिकल और जो टॉक्सिक चीज इसके अंदर गई वो सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। और जो टर्शरी कंज्यूमर यानी कि सबसे टॉप पर है, सबसे टॉपर क्या आता है, टर्शरी कंज्यूमर, इसके पास इसका 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 सबका टॉक्सिसिटी इसके पास जाएगा। यानी कि जो केमिकल्स होते हैं वो नॉट डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और दीज गेट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। एज ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन बीइंग की बता रहा है, ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो टॉप लेवल की जो फूड चेन होता है, यानी ट्रॉपिक लेवल्स बहुत सारे होते हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो कौन सा लेवल ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल ऑक्यूपाई करता है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर जो केमिकल्स होंगे, जो फर्टिलाइजर, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हम यूज करेंगे, जब प्राइमरी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, खाएगा प्रोड्यूसर को, तो उसके अंदर वो चली जाएंगी, वो टॉक्सिसिटी, वो फर्टिलाइजर, वो केमिकल्स, वो सब चले जाएंगे। और जो केमिकल्स होते हैं वो नॉट डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे और वो क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। जो ह्यूमंस होते हैं वो सबसे टॉप ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, तो उनके पास क्या होगा कि सारा का सारा जो यहाँ पे केमिकल्स वगैरह था वो पास होते 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 ह्यूमंस के पास पहुंच जाएगा। तो ह्यूमंस जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, 4 ट्रॉपिक लेवल के आसपास आ रहे हैं, यानी कि वो टॉप पर आ रहे हैं। और टॉप पर आ रहे हैं यानी कि जितना भी यहाँ पर केमिकल्स वगैरह वो सब ह्यूमंस के अंदर जा रहा है। तो जो केमिकल्स होते हैं वो नॉट डिग्रेडेबल होते हैं। दीज एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड ऑफ केमिकल्स, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है केमिकल्स की, वो इसको मिलेगी, टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगी, ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है O3। O3 होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना, यूवी रेडिएशन से बचाता है हमें, ठीक है, यूवी रेडिएशन से हमें बचाता है। और जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला होता है O2, और ये बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए बच्चों, ठीक है। लेकिन ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। इसका काम क्या है कि हमें बचा लेता है यूवी रेडिएशन से, और यूवी रेडिएशन इतना हार्मफुल होता है कि स्किन कैंसर कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। डिप्लीशन, ये जो लेयर है ये कैसे खराब हो रही है, कैसे खत्म हो रही है, कैसे डिप्लीशन हो रहा है इसका इसलिए खत्म हो रही है ये लेयर, इसलिए डैमेज हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ड्यू टू डिक्रीज इन synthetic chemical like CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
ठीक है, तो इसके वजह से ड्यू टू डिक्रीज इन सिंथेसिस सिंथेटिक केमिकल, डिक्रीज हो रहा है सिंथेटिक केमिकल कौन सा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये यूवी रेडिएशन से बचाता है। यूवी रेडिएशन से बचाना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये स्किन कैंसर को कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। इसका फॉर्मूला O3 होता है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखेंगे, और वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट है उसके टाइप्स क्या क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका क्या मतलब है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई, यानी कि ब्रोक हो जाए, ब्रोकन हो जाए, यानी कि टूट जाए, ब्रेक हो जाए, किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो रहा है यानी कि क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, पेपर, वुड, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो ब्रेक हो जाती हैं एंजाइम्स की वजह से, तो ये बायोडिग्रेडेबल है और ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये क्या कर रहा है, ये हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। कैन नॉट बी ब्रोकन, याद रखो यहां पर कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। आप इसे डिकम्पोजर्स भी लिख सकते हो यहां पर। एग्जाम्पल है प्लास्टिक, ये हमारे एनवायरमेंट को भी डैमेज कर रहा है प्लास्टिक, ठीक है। इसको हम ब्रेक नहीं कर पाते प्लास्टिक को एंजाइम्स के थ्रू, ताकि ब्रेक हो जाए, ये हमारे इसलिए एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे पास दो तरीके के वेस्ट है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक हो जाता है, सिंपली एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, लकड़ी, पेपर वगैरह। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये ब्रोकन नहीं होते हैं, ये टूटते नहीं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स। ये किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं, ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। ये चैप्टर हो चुका है खत्म, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला देने वाली हूँ जो कि आपको 10% लॉ में हेल्प करेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, 100, ठीक है। ये एप्पल जहां पे बना हुआ है इसका मतलब है गिवन इन क्वेश्चन, आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे 10 लिखोगे और यहाँ पे 100 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 10% लॉ यूज कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1000 जूल, तो आप क्या लिखेंगे, आप इस एप्पल की जगह लिखेंगे 1000, फिर 10 लिखेंगे, देन 100 लिखेंगे, कैंसिल कीजिए तो क्या आ गया, 100 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जूल। तो यहाँ पे 100 जूल कैसे आया आपको पता चला। तो आपको ये एप्पल वाला फॉर्मूला यूज करना है और आप 10% लॉ की हेल्प से निकाल सकते हो कि जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर तो वैल्यू काफी छोटी थी, यहाँ पे एक एक जीरो आप हटा रहे थे, है ना। हो भी सकता है कि आपको ये वैल्यू दे दो फिर आपसे ये वाली वैल्यू पूछे, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है कि ये फॉर्मूला जो है वो हेल्प करे। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हो, तो एक एक जीरो कम कर दो और इस फॉर्मूले को जरूर याद रखो, ताकि अगर वो क्वेश्चन में कोई दूसरी वैल्यू पूछते हैं, लेटर सपोज की उन्होंने ये दिया हुआ है आपसे ये पूछ रहे हैं, तो ये सब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला है एप्पल वाला, जो कि आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज नॉर्मली जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल देना है। आपको पता होगा कि 10% लॉ लिखा है तो 10% आपको कैसे निकाला है, लेकिन अगर आपको नहीं बन रहा निकालते तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर बताना।